चाइल्डहुड वाला हमने यहाँ तक कर लिया था ना, ये ग्लोबल, वैश्वीकरण से अभिप्राय। हाँ जी, वैश्वीकरण तक कर लिया था। यस मैम। आज हम करेंगे इसका 4th यूनिट का सेकंड पॉइंट। ठीक है, बाल्यावस्था की कल्पना में समानताएं व असमानताएं और भारतीय परिस्थिति के विशेष संदर्भ में बहु बाल्यावस्थाओं का निर्माण, commonalities and diversities within the nation of childhood and how multiple child are constructed with particular reference of Indian context। इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, छोटी ही यूनिट है, फिर ये कंप्लीट हो जाएगी हमारी। चलिए देखिए, सबसे पहले बात आती है कि बाल्यावस्था में कल्पना में समानताओं और असमानताओं का वर्णन कीजिए। यानी कि ड्यूरिंग चाइल्डहुड आप जो इमेजिनेशन करते हैं बच्चे, उसमें क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या क्या डिससिमिलैरिटीज हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो जो हमारी चाइल्डहुड होती है वो हमारी क्या होता है, इन फ्यूचर के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो स्टेज है वो मानी गई है। इस स्टेज में आने तक बच्चे में अनेक कंसेप्ट क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। जो चाइल्डहुड होता है वो आपका क्या है, 11 साल तक होता है, 3 साल से शुरू होकर 11 साल तक, जिसमें आप लेटर चाइल्डहुड और अर्ली चाइल्डहुड दो स्टेजेस की बात करते हो। तो इसमें जब बच्चा चाइल्डहुड में होता है तो बहुत सारे कंसेप्ट उसके माइंड में डेवलप हो चुके होते हैं। ठीक है, और सही देखा जाए तो बच्चे की जो फॉर्मल एजुकेशन है वो भी यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसके आसपास का इन्वायरमेंट, उसकी सोचने की शक्ति, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में वह सोचना स्टार्ट कर देता है, उसकी मेमोरी पावर यहाँ पे बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मुख्यतः चाइल्डहुड में बालक की इमेजिनेशन में जिन जिन, यानी कि चाइल्डहुड के दौरान हम ये देखते हैं कि बच्चे जो सोच रहे हैं उसमें कितनी कितनी समानताएं हैं और कितनी कितनी असमानताएं हैं। ठीक है, कितनी कितनी सिमिलैरिटी है। मान लीजिए हमारे घर में ही लगा लो, जैसे मान लीजिए किसी के घर में 2 बच्चे हैं, दोनों चाइल्डहुड की एज में हैं, तो दोनों के विचारों में कितनी सिमिलैरिटीज हैं, कितनी डिससिमिलैरिटीज हैं। तो वही चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। लाइट भाग गई भाई। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। वाईफाई। चलिए, इसमें क्या है आपकी शैक्षणिक समानता व असमानता। सबसे पहले तो बात करेंगे हम जो हमारी एजुकेशन में क्या क्या सिमिलैरिटी है, क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, डिसिमिलैरिटीज हैं, इनके बारे में बात करेंगे स्टेज पे हम। दूसरा हम बात करेंगे हमारा इकोनॉमिक क्या क्या सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी है। फिर लैंग्वेज के ऊपर आएंगे हम कि लैंग्वेज में क्या क्या सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटीज हैं। फिर उनके जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसमें, फिर उसकी इमोशनल डेवलपमेंट में, उसकी मोरालिटी में, उसकी क्रिएटिविटी में। ठीक है, क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या क्या डिसिमिलैरिटीज हैं। सबसे पहले बात आती है उनकी एजुकेशन सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटी कि बाल्यावस्था में बालक की कल्पना में जिन समानताओं असमानताओं का विकास होता है उसमें सबसे पहले आती है शिक्षा संबंधी समानताएं और असमानताएं। बच्चा अपने आसपास के वातावरण, विशेषकर अपने सहपाठियों को देखकर सीख कल्पना करते हैं उसकी कक्षा में कौन सा छात्र शैक्षणिक रूप से उसके समान स्तर का है, कौन सा कम है, कौन सा अधिक है, वह इस पर कल्पना। नहीं अभी है ठीक से। बेटा ये बंद हो गया ना, यहाँ पे वाईफाई ऑफ हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है उनकी एजुकेशन सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी। तो चाइल्डहुड में बच्चा ये कल्पना करता है, बच्चे के अंदर सिमिलैरिटी और कुछ डिसिमिलैरिटीज होती हैं, वो डेवलप होती हैं। सबसे पहले तो उनकी होती है एजुकेशन को लेकर। एजुकेशन को लेकर वो ये देखना चाहता है कि उसका जितना भी फ्रेंड सर्कल है उसमें वह कितना इंटेलिजेंट है, कितने बच्चे उससे आगे हैं, कितने बच्चे उससे कम हैं। वह इन चीज़ों को देखता है कि शिक्षा में कौन कौन बच्चा उससे आगे निकल रहा है, कौन कौन उससे पीछे है। ठीक है,
सबसे कम लेवल किसका है, सबसे अधिक। अपनी इस इमेजिनेशन की अभिव्यक्ति अक्सर अपने माता पिता यानी कि अपनी इस इमेजिनेशन के बारे में वह अपने पेरेंट्स से भी बातें करता है। उसके बाद बात आती है हमारी इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी के। इसमें बच्चे का क्या है, जो इकोनॉमिक लेवल है वो भी डेवलप हो रखा होता है। बच्चे के अपने फ्रेंड्स, सहपाठी, रिश्तेदार सब बालकों का क्या है, इन सबको देखकर एक्सपीरियंस करते हैं कि कौन कितना रिच है, कौन किसका लाइफ स्टाइल कैसा है। तो इस आधार पर वह एक्सप्रेस करते हैं और सक्षम हो जाते हैं कि उनकी जो आर्थिक समानता है, उनकी जो इकोनॉमिक लेवल है वो कैसा है, ठीक है, किस आर्थिक स्तर पर वे क्या है, इक्वल हैं, और किस इकोनॉमिक लेवल पर वे अलग हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है लैंग्वेज की। अब इस लेवल पे आके बच्चे की लैंग्वेज भी पूरी तरह से डेवलप हो चुकी होती है, ठीक है। जितने भी माता यानी कि बच्चे क्या है, अपने लैंग्वेज लेवल पर क्या है, एक दूसरे से कंपैरिजन कर सकते हैं। वे अपने माता पिता, रिश्तेदारों, अपने टीचर्स में सबकी क्या है, लैंग्वेज लेवल पर क्या है, तुलना कर सकते हैं, ठीक है, जिससे उनकी सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बारे में हमें पता लगता है। उसके बाद बात आती है उनके ज्ञानात्मक की। बच्चे के अंदर कितना ज्ञान डेवलप हुआ है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कितना हुआ है, ठीक है, कि वह आगे है या उसका फ्रेंड उससे आगे है, ठीक है, ये सारी बातें वहां पर बताई गई हैं। उसके बाद बात आती है उसके इमोशनल इमोशंस कैसे हैं बच्चे के। इस स्टेज तक आते आते बच्चे को अपने इमोशंस के बारे में भी पूरी तरह से पता हो जाता है, पता लग जाता है कि बच्चा शांत स्वभाव का बनेगा या बच्चा अधिक अग्रेसिव बनेगा, ठीक है, कौन विनम्र है, कौन धैर्यवान है, ठीक है। तो इस समस्या के इस साथियों से, संवेगों से परिचित नहीं हो पाता, ठीक है, और बता सकता है कौन साथी कौन क्रोध करता है, कौन कितना अधिक प्रेम भाव दिखाता है, यानी कि इमोशंस भी क्रिएट हो जाते हैं। बच्चे को गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है, बच्चा हंसी खुशी रहना शुरू कर देता है, ठीक है, किसके साथ वह प्रेम से रह रहा है, किसके साथ वह झगड़ालू व्यवहार कर रहा है, ये सारी चीजें बच्चे की यहाँ तक डेवलप हो जाती है। मोरल समानता, मोरलिटी, सिमिलैरिटी, डिसिमिलैरिटी, बच्चे को अपने परिवार, अपनी फैमिली, रिश्तेदार, टीचर्स के द्वारा क्या है, अनेक जो मोरल वैल्यूज हैं वो सिखाई जाती है, ठीक है। वो क्या करते हैं, बच्चे कल्पना करते हैं, ठीक है, अपने नैतिक मूल्यों के भी समानता असमानता को प्रकट करने लगते हैं और बताते हैं कि कौन सा साथी बड़ों का अभिवादन करता है, कौन उनके पैर छूता है, कौन बड़ों की आज्ञा नहीं मानता है। एक है आपकी क्रिएटिविटी, सर्जनात्मकता और सौंदर्यात्मकता, समानता असमानता, यानी कि चाइल्डहुड की स्टेज तक बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी और जो सौंदर्यात्मकता का जो भाव है वो डेवलप हो चुका होता है, ठीक है। इसकी तुलना वह बता सकते हैं कि उसकी कक्षा में कौन सा छात्र कागज की नाव बना सकता है, कौन सा मिट्टी का अच्छा घड़ा बना सकता है। उसे बच्चे को पता लग जाता है कि कौन सा छात्र अच्छे कपड़े पहन के बन ठन के आता है और कौन सा मैले कुचाले कपड़े पहन के आता है। तो ये इसी बात से स्पष्ट होता है कि जो जो हमारी चाइल्डहुड स्टेज है उसमें डिफरेंट लेवल पर बच्चे में डिफरेंट समानताओं व असमानताओं को असमानताओं का विकास होता है। ये समानताएं असमानताएं उनके विकास की प्रक्रिया को बेहद प्रभावित करती हैं, ठीक है। कुछ क्लियर हुआ है कि जो आपकी चाइल्डहुड स्टेज होती है उसमें बच्चा क्या करता है, डिफरेंट उसकी क्या होती हैं, उसके अंदर सिमिलैरिटी होती हैं और डिफरेंट क्या होती है, डिसिमिलैरिटी होती है। वो एजुकेशन को लेकर होती हैं, दूसरा उनकी इकोनॉमिक लेवल को लेकर होती है, थर्ड उनकी लैंग्वेज को लेकर होती है, फोर्थ उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को लेकर होती हैं, फिफ्थ उसकी क्या होती है, इमोशन से रिलेटेड होती है, सिक्स्थ मोरल एजुकेशन से रिलेटेड होती है, सेवंथ उनकी क्या है, ब्यूटीनेस और क्रिएटिविटी से रिलेटेड होती है, ठीक है भाई। कुछ समझ में आया है? ठीक है बेटा, एक बार ना ये यहाँ पे जैसे लाइट गई हुई है तो एक बार आप एक तो ये पढ़ो, प्रतिभाशाली बालक क्या होते हैं, ठीक है, और एक मंदबुद्धि बालक क्या होते हैं इनको पढ़ो, ठीक है। तब तक मैं तुम्हारे टेस्ट चेक कर देती हूँ और आई होप लाइट भी आ जाएगी तब तक। मैम इंग्लिश में भी टर्म बोल दीजिए। इंग्लिश में बेटा एक तो
जीनियस बच्चे होंगे, एक तो इससे अगला ही क्वेश्चन है ना, जो डिफरेंट एबिलिटीज से अगला क्वेश्चन है बेटा, जीनियस बच्चों वाला। आपने क्वेश्चन पढ़ा, एक क्वेश्चन छोड़ के अगले वाला क्वेश्चन देखो कौन सा आपके में। एक तो है मेंटली रिटार्ड बच्चे कौन से होते हैं, ठीक है, और एक सुपर जीनियस बच्चे कौन से होते हैं। क्या वो मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? बुक नहीं मिला अभी तक मैम। बुक नहीं मिला तो आप फिर मैम से बात कर लीजिए, नहीं तुमसे। अब इतना बार बोल प्रिंसिपल दी। हैं आपके, क्या क्या प्रिंसिपल हैं, जनरल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहले होता है टॉप टू बॉटम। फर्स्ट प्रिंसिपल बताता है आपका टॉप टू बॉटम, कि जब भी किसी बच्चे की ग्रोथ होती है या डेवलपमेंट होती है तो सबसे पहले क्या होती है, सिर की डेवलपमेंट होती है, ठीक है। जब भी कोई बेबी बनता है, डेवलपमेंट होती है उसकी, तो सबसे पहले सिर बनता है, उसके बाद उसके बाकी के अंग बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर वाले हिस्से की डेवलपमेंट होती है और फिर बाद में नीचे वाले हिस्से की डेवलपमेंट होती है। अगर आप देख लो, ये तो था बच्चा जब पेट में होता है, उसके बाद जब बच्चा जन्म ले लेता है तब भी क्या है, बच्चे का सबसे पहला कंट्रोल अपने अपर पार्ट के ऊपर होता है, यानी कि सबसे पहला कंट्रोल वह अपने जो उसकी गर्दन होती है उसको सीधा रखना। पैरों की डेवलपमेंट सबसे बाद में होती है, ठीक है। पहले क्या है, वह गर्दन को सही से रखना सीखता है, फिर क्या है, वह धीरे धीरे करके चलना वह बिल्कुल लास्ट में सीखता है, ठीक है। तो ये होता है टॉप टू बॉटम, यानी कि पहले ऊपर वाले हिस्से की डेवलपमेंट होती है और धीरे धीरे वो डेवलपमेंट नीचे तक पहुंचती है। उसके बाद बताया गया है इसने, एक ये स्टेप टू स्टेप होती है, ठीक है, एक स्पाइरल होती है, ठीक है। स्पाइरल का मतलब क्या, स्टेप टू स्टेप होती है। इसमें एक चेन बनी होती है, पहले बच्चा बैठना सीखता है, घुटनों के बल चलना सीखता है, ठीक है, ऐसे करके फिर वह बोलना सीखता है, फिर पूरे वाक्य बोलना, ठीक है। तो ये क्या है, एक स्पाइरल है आपकी, एक दूसरे से बंधी हुई है, ठीक है, स्टेप टू स्टेप है। स्पेशल टू ये होती है जर्नल टू स्पेसिफिक। पहले बच्चा क्या है, जर्नल एक्टिविटी सीखता है, उसके बाद स्पेशल एक्टिविटी सीखता है। जर्नल में क्या है, मान लीजिए बच्चे ने क्या है, ये जर्नल हो गया, यानी कि पेन को ऐसे पकड़ा, सब बच्चे ऐसे ही पकड़ते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। तो पहले वे मुट्ठी से, यानी कि पूरे शरीर का वह यूज कर रहा है, यानी कि जर्नल। और स्पेसिफिक का मतलब है जब उसने ऐसे पेन पकड़ना सीख लिया और लिखना सीख लिया, ठीक है। उसके बाद बताया गया है, ये आपने लिखा था कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। ये क्या है, हमारी जो डेवलपमेंट है वो हमें एक कंटिन्यूअस होती है, ठीक है। जिस प्रकार एक कली फूल बनते हुए दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार शरीर में बढ़ोतरी हुई तो दिखाई नहीं देती, लेकिन विकास धीरे धीरे चलता रहता है, यानी कि कंटिन्यूअसली चलता रहता है। एक क्या है, ये हमारी जो डेवलपमेंट है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड होती है, यानी कि इन दोनों का इंटरेक्शन होता है। अधिकांश जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि बच्चा गर्भ से क्या है, वंशानुक्रम से कुछ योग्यता या अपनी हेरिडिटी से कुछ एबिलिटीज लेकर पैदा होता है, और जन्म के बाद इन्वायरमेंट के साथ वह उन एबिलिटीज के साथ इंटरेक्शन करता है, ठीक है। बाकी के सीधी बाकी के पॉइंट आपने लिख रखे थे, ओके मैम। ठीक है। बस 2-3 पॉइंट नहीं थे जो आपने उसके लिए थे, मिक्स कर रखे थे आपने, मतलब ये सिद्धांत वाला भी और जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं उन सबको आपने मिक्स करके बहुत ज्यादा पॉइंट बना रखे थे। यस मैम। अब देखो वापस अपने टॉपिक पे आ जाइए। ये है आपका बाल्यावस्था वाला, चाइल्डहुड वाला। चाइल्डहुड में आपका
आज मैंने सिर्फ एक ही करवाया कि चाइल्डहुड के दौरान जो बच्चे के अंदर क्या क्या सिमिलैरिटीज होती हैं और क्या क्या डिसिमिलैरिटीज होती हैं। अब बात आती है व्यक्तिगत विभिन्नता से आपका क्या अभिप्राय है? इंडिविजुअल डिफरेंस। व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल डिफरेंस? एंड इंडिविजुअल डिफरेंस का एजुकेशन में क्या इंपॉर्टेंस है? इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब ये है कि मान लीजिए अब आप मेरी क्लास में 10 बच्चे हो, तो 10 बच्चों का, अब जैसे मैंने टेस्ट चेक किया तो 10 बच्चों का क्या टेस्ट किसी का भी एक जैसा नहीं था, सबका क्या था, डिफरेंस था। सबने क्या है अपने अकॉर्डिंग अपने टेस्ट को एलोबरेट किया है। ठीक है, तो व्यक्तिगत भिन्नता यही बताती है कि दो व्यक्ति कभी भी एक जैसे नहीं होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ विशेषताएं अवश्य होती है जो उनको एक दूसरे से अलग करती हैं, और यही विशेषता जो उनके अंदर शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और बौद्धिक अंतर स्पष्ट दिखाई देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत विभिन्नताएं बोलते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस उनको हम बोलते हैं। ठीक है, अगर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अब्दुल राफ के अकॉर्डिंग टेक्निकल वर्ड में बोला जाए तो इंडिविजुअल डिफरेंस के हमारे मेंटली और फिजिकल डिफरेंस होते हैं जो व्यक्तियों में देखे जाते हैं, जो कि एक ग्रुप के औसत से उसका विभेदीकरण करते हैं। यानी कि जो डॉक्टर अब्दुल राफ है वो ये बोलते हैं कि जो इंडिविजुअल डिफरेंस है इसको हम मेंटली और फिजिकली दोनों तरह की डिफरेंसेस को इसमें शामिल करते हैं, जो एक व्यक्ति को एक दूसरे व्यक्ति से अलग करने में हमारी हेल्प करता है, यानी कि पहचान करने में हमारी हेल्प करता है। यानी कि जब दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं, उनकी पहचान एक जैसी नहीं होती है, उनका शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और बौद्धिक अंतर जब हमें दिखाई देते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है इंडिविजुअल डिफरेंस का एजुकेशन में क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अगर हम एट द प्रेजेंट टाइम देखा जाए तो इंडिविजुअल डिफरेंस का महत्व तो बहुत बढ़ गया है। ठीक है, इसकी यूटिलिटी बढ़ गई है। क्या इसका उपयोग है? अब देखो क्या क्या है भाई। एक तो एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव फॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन। ठीक है, शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण में क्या है? कैरिकुलम फॉर्मेशन में। ठीक है, जितने भी मेथड है, सिलेक्शन ऑफ मेथड में, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको क्लासीफाई करने में, क्लास के साइज ऑफ क्लास, गृह कार्य की मात्रा ज्ञात करने में और शिक्षण साधनों के चयन में। अब देखिए भाई, जो हमारे इंडिविजुअल डिफरेंस है उनका एजुकेशन में क्या महत्व है। सबसे पहले बात आती है ऑब्जेक्टिव फॉर्मेशन। अगर हम एट प्रेजेंट टाइम में देखें तो बच्चों का जो हम एजुकेशन बच्चे को प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके क्या एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव अगर किसी के सामने कोई उद्देश्य होता है तभी वह बच्चा क्या है अपना 100% देता है। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो सबके क्या होते हैं? अलग होते हैं। ऑब्जेक्टिव फॉर्मेशन में हमारी विभिन्नता हेल्प करती है। कुछ बच्चों का ऑब्जेक्टिव होता है मुझे क्लास में फर्स्ट आना है, कुछ बच्चों का ऑब्जेक्टिव होता है भाई मुझे क्लास में फर्स्ट आने से कोई मतलब नहीं है, मेरा तो मेन ऑब्जेक्टिव ये कि मुझे फ्यूचर में ये बनना ही बनना है, चाहे मैं आज इस लेवल पे मैं फर्स्ट आऊं या ना। ठीक है, तो शिक्षा के उद्देश्य निर्धारण में भी हमारी व्यक्तिगत विभिन्नता महत्व रखती है। ठीक है, दूसरा है कैरिकुलम फॉर्मेशन, पाठ्यचर्या, यानी कि पाठ्यचर्या या आपका जो भी सिलेबस है उसके निर्धारण में। जब भी आप कोई भी सिलेबस बनाते हो तो क्लास में टीचर को क्या करना पड़ता है? बच्चों की अलग अलग डिफरेंट उसके इंडिविजुअल डिफरेंस को देखते हुए कैरिकुलम का क्या करना पड़ता है? निर्माण करना पड़ता है। अब देखो हमारी क्लास में कुछ इंटेलिजेंट बच्चे भी होते हैं, कुछ एवरेज बच्चे भी होते हैं और कुछ बिल्कुल क्या होते हैं? इडियट बच्चे भी होते हैं, जो क्या होते हैं? एवरेज से भी बिलो होते हैं। तो जब भी आपका कैरिकुलम बनाया जाता है तो वो इस तरीके से बनाया जाता है ताकि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनका लॉस ना हो, मीडियम बच्चे समझ सके, और जो बिल्कुल ही आपके इडियट हैं क्लास में वो भी क्या है कुछ सीख सके। ठीक है, तो कैरिकुलम इस तरीके से मॉडिफिकेशन की जाती है उसमें। उसके बाद क्या है? टीचिंग मेथड। अगर हमें टीचिंग मेथड का चयन भी क्या है हमारा इसको इफेक्ट करता है। कैसे इफेक्ट करता है? अगर मान लो सारे एक जैसे बच्चे तो हम एक जैसा मेथड अपना ले। अब कुछ बच्चे क्या है जिनको समझ में नहीं आता, कुछ बच्चे हमारी क्लास में ऐसे होते हैं जो एक बार पढ़ते ही पता लग जाता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको चीजें दिखा दे तो वो उनको जल्दी समझ में आती है, कुछ
बच्चे क्या है प्लेवे मेथड से सीखते हैं, ठीक है। तो बच्चों का जो सीखने का जो मेथड होता है वो भी डिफरेंट होता है, ठीक है। कुछ तो क्या है खेल खेल में प्लेवे मेथड से सीखते हैं, कुछ क्या है भाई आप खुद भी देखो, जब आप क्लास में इतने बच्चे हो, आप कोई चीज सीख रहे हो, कुछ बच्चे तो बैठ के याद कर रहे होंगे, कुछ बच्चे क्या है उसी चीज को यूट्यूब पे चला के एक बार उस टॉपिक को पढ़ के समरी लेके फिर याद करते हैं। कुछ बच्चे क्या है चीजों को क्या है बिल्कुल बारीकी से सर्च करके फिर इस वर्ड का क्या मीनिंग है ऐसे कर करके कुछ बच्चे याद करते हैं। तो हमें क्या है एक टीचर को क्या अपनी क्लास में इंटरेस्ट क्रिएट रखने के लिए टीचर क्या करता है डिफरेंट डिफरेंट मेथड का यूज करता है। कभी तो वह क्लास में क्या है क्वेश्चनेयर मेथड से पढ़ाता है, क्वेश्चनेयर यानी कि बीच बीच में बच्चों से क्वेश्चन करता है। दूसरा मेथड है खाली लेक्चर दे के चला जाता है। तीसरा मेथड है टीचर क्या है बच्चों को इन्वायरमेंट में लेके जाता है, जो टॉपिक वह पढ़ा रहा है, मान लीजिए वह ट्री से रिलेटेड टॉपिक पढ़ा रहा है तो बच्चों को क्या है गार्डन में लेके जाएगा, प्लेग्राउंड में लेके जाएगा और फिर उनको क्या है बताएगा पेड़ पौधों के बारे में। तीसरा क्या है अगर कोई भी बच्चा प्लेवे मेथड से सीखता है, ठीक है, तो उन बच्चे को क्या है हम प्लेग्राउंड में गेम के थ्रू भी हम उनको कुछ चीजें सिखाते हैं। तो ये है टीचिंग मेथड के चयन में। तीसरा है छात्रों के वर्गीकरण में, हाँ जी, जो आपकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो बच्चों को क्लासिफाई करने में भी हेल्प करती हैं, जिसमें आप ये देखते हो कि सबसे सुपीरियर बच्चे जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनका एक सेक्शन बना दिया जाता है, एवरेज बच्चों का एक सेक्शन बना दिया जाता है और जो बिल्कुल ही एवरेज से भी बिलो हैं उन बच्चों का अलग से सेक्शन बना दिया जाता है। अगर मान लीजिए ज्यादा बच्चे ना हो तो क्या करोगे, तो हम ऐसे करेंगे उनके ग्रुप वाइज करा देंगे, ठीक है। जो बिल्कुल ही नालायक बच्चे उनको एक एक्स्ट्रा क्लास प्रोवाइड करा देंगे। तो उनके इंडिविजुअल डिफरेंस को देखते हुए हम क्या करते हैं छात्रों को क्लासिफाई करते हैं। उसके बाद बात आती है साइज ऑफ क्लास। साइज ऑफ क्लास आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, ठीक है, छात्रों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए। एक टीचर का अगर देखा जाए तो प्राइमरी में तो 20 का रेशियो होता है और हायर में 30 का रेशियो होता है। अगर इससे ज्यादा बच्चे होते हैं तो टीचर क्या है उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ रहेगा, ठीक है। तो क्या है क्लास का साइज भी क्या है हमारे ऊपर इफेक्ट डालता है। उसके बाद है होमवर्क की क्या मात्रा दी है आपने बच्चों को, होमवर्क में क्या दिया है, तो ये इस पे भी इंडिविजुअल डिफरेंस का असर पड़ता है। कैसे पड़ता है, कुछ बच्चे तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, एक दिन में पूरा लेसन करके ले आते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं लेसन में 10 क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चन ही करके लाएंगे। कुछ महानालायक ऐसे होते हैं 10 क्वेश्चन अगर 2 दिन भी दे दिए तो भी एक क्वेश्चन भी याद नहीं करके लाएंगे। तो ऐसे जब उनका होमवर्क दिया जाता है तो टीचर क्या करेगा, टीचर ये सोचेगा कि भाई बिल्कुल ना से तो बच्चा कम से कम 1-2 क्वेश्चन तो करके लाए। जो इंटेलिजेंट बच्चा उसको पूरा चैप्टर दे दिया, जो मीडियम है उनको थोड़ा कम दे दिया, जो बिल्कुल ही नालायक उनको बोला कि भाई कम से कम 2 क्वेश्चन आप डेली लर्न करके लाओगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से। उसके बाद क्या है हमारा टीचिंग साधनों के चयन में टीचिंग मटेरियल को वो करने में कि हमें किस किस तरह का टीचिंग मटेरियल यूज करना है उसमें भी हेल्प करता है। कैसे कि हमें ओवरहेड प्रोजेक्टर से पढ़ाना है, बच्चे को कंप्यूटर का उपयोग करना है, ऑडियो वीडियो दिखाकर समझाना है, ठीक है, ताकि बच्चे क्या है जो बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे वो बच्चे भी क्या है पढ़ने में इंटरेस्ट लेने लग जाएं, ठीक है। तो ये सारा बता रखा आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस से क्या अभिप्राय है, ठीक है, आ गया समझ में। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है आपका, एक तो है प्रतिभाशाली बालक का क्या अर्थ होता है, उसकी पहचान तथा शिक्षा पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। प्रतिभाशाली यानी कि जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं उनको बोलते हैं। गिफ्टेड चाइल्ड में यानी कि जिनका आईक्यू लेवल बहुत सुपीरियर बहुत इंटेलिजेंट हम इनको मानते हैं, ठीक है, वो वाले बच्चे। इसके ऊपर कल कौन बताएगा, मिल गया क्वेश्चन बुक में। अभी पूछ रहे थे आप, एक बार टॉपिक पूरा बोलना। टॉपिक बेटा इसमें हिंदी में है, प्रतिभाशाली बालक का अर्थ स्पष्ट कीजिए, उसकी पहचान या इन बालकों की कोई 10 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रतिभाशाली बालक कौन से होते हैं और इनकी विशेषताएं बताइए, ये है। यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय गिफ्टेड चिल्ड्रन
एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड। और इनकी एजुकेशन मैम कैसे मैं है? कोशिश कर लूंगी। ठीक है, फिर मैं खुशी का नाम लिख देती हूँ इस पे। उसके बाद है आपका